कौन सा टेंडर था, तो ये तमाम बातें थी, ये उनके द्वारा कही गई। अब जो हमारा पक्ष था, मैंने अब सोशल मीडिया के माध्यम से भी रखा था और उसको और विस्तार से आप लोगों के सामने बताना चाहूँगा। हमारा जो पक्ष था वो ये था कि हाल ही में जिस प्रकार से यूपीसीएल में एमडी के पद पर जिन्हें सेवा विस्तार दिया गया, अनिल कुमार यादव, उनके पूर्व में जब वो पिटकुल में मुख्य अभियंता थे तब के भी कुछ भ्रष्टाचार के मामले हैं जिनके साक्ष्य बिल्कुल कागजों में सूचना के अधिकार के तहत लिए गए थे और उसमें वो साफ तौर पर दिखे गए हैं कि किस प्रकार का भ्रष्ट व्यक्ति वो व्यक्ति था, वो अधिकारी था। उस संबंध में और उनकी जो अवैध संपत्ति, मैं कहूंगा इसको, देखो अवैध संपत्ति इसलिए कहूंगा कि एक अधिकारी उत्तराखंड में नौकरी करने आता है और लगभग 200 करोड़ की संपत्ति वो अर्जित कर लेता है, इन प्रकरण जैसे भी। और जब संपत्ति अर्जित करता, हमने तो उनकी वो शीट भी निकाली जिसमें अधिकारी प्रत्येक वर्ष अपना लिखते हैं कि भाई मेरी संपत्ति में इतनी वृद्धि हुई, ये हुई, तो उस सीट में भी उन संपत्तियों का जिक्र नहीं है जो उन्होंने अपने नाबालिग बच्चों के नाम की थी जब उनके बच्चे 17-17 साल के थे। तो ये सारे मामले को लेकर, इन मामले की गंभीरता को लेकर मैंने पूर्व में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जनता को जागरूक किया था, सरकार के कानों तक बात पहुंचाने की कोशिश की थी। तत्पश्चात हमारे द्वारा पत्राचार किया गया। पत्राचार के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी जी को पूरे एविडेंस और एक अपना पत्र देकर उनके ऑफिस में दिया गया, उन्हें पकड़ाया गया कि आप इस पे जांच करिए और इनकी सेवा विस्तार की फाइल चल रही है। उसके बाद हमने जो विभागीय सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम जी है, उनके यहाँ भी वही हूबहू वही फाइल एक सेट उनके यहाँ दे दिया और कहा कि भाई आप लोग इनके सेवा विस्तार की फाइल चला रहे हैं, जरा ये सारी चीजों पर गौर कीजिएगा, उसके बाद ये फैसला लीजिएगा। तमाम सारी चीजें होती है। उस दिन यही नहीं, उस दिन एक और मामले को लेकर मैं गया था और वो मामला तो फिर हम बोल नहीं पाए, तब तक बात बिगड़ गई थी जो बिगड़ने की थी। एक और मामला था जो आज यहां पर रखा हुआ है। इस मामले को लेकर भी मैं उनसे डिस्कस करना चाहता था, परंतु तब तक इसी सेवा विस्तार वाले मामले में गहमा गहमी हुई और चीजें हुई और वहां से बात बिगड़कर फिर हमें भी वापस आना पड़ा। पर यह मामला मैं उनसे इसलिए डिस्कस करना चाहता था, उनके विभाग का ही मामला है और यह मामला आज का नहीं है। आज मैं केवल धामी जी को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूं, आज मैं उन तमाम मुख्यमंत्रियों और तमाम उन विभागीय मंत्रियों जिनके ये विभाग रहे हैं, वो कांग्रेस की सरकार में रहे हो, वो भाजपा की सरकार में रहे हो, मैं उन तमाम मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को कटघरे में खड़ा करना चाहूंगा। क्योंकि ये जो मसला है, ये मसला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है। और भ्रष्टाचार किस में? भ्रष्टाचार भी नियुक्तियों में। और ये मसला कोई ऐसा नहीं है कि 2024, 22, 20, 15 का है। ये मसला राज्य बनने के बाद से तुरंत बाद का है। और आप देखिए कि ऊर्जा विभाग, इतना बड़ा विभाग उत्तराखंड में है और इतना पैसा ऊर्जा विभाग के अंतर्गत है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस विभाग में 3 निगम हैं, यूपीसीएल है, यूबेजिनियल है और आपका पिटकुल है। तो जब उत्तराखंड राज्य पृथक होता है, जब उस पे 2001-2 में जब भर्तियों की कार्रवाई चलती है, तो उसमें देखा गया कि उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीसीएल अपनी एक विज्ञापन जारी करता है और यहाँ पर कुछ जूनियर इंजीनियर और कुछ असिस्टेंट इंजीनियरों की नियुक्ति करते हैं और भर्ती करते हैं। यूपीसीएल ने अपनी विज्ञापन निकाला, भर्ती प्रक्रिया को सुचारू रूप से कराया और नियुक्तियां करवाए, अच्छी बात। पर गनीमत देखिए कि यूपीसीएल में जितने बच्चे चयनित हुए, अभ्यर्थी चयनित हुए, उसके बाद जब यूजेबिनियल को जरूरत थी तो अपनी विज्ञापन अलग से निकाल सकता था, जबकि अलग अलग सबके विज्ञापन निकलते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूपीसीएल से जो बाहर हुए बच्चे थे उनको बिना विज्ञापन के, और बाहर हुए जो मेरिट में बाहर हुए थे उनको भी, और जो वहां पर परीक्षा देने भी नहीं बैठे थे आधे, ऐसे भी उन लोगों को लिया और इंटरव्यू के माध्यम से यूजेबिनियल में एई और जेई बना दिया। अब बात यह है कि यह विज्ञापन 2001 में 20 जनवरी को निकला था और 24 फरवरी 2022 को इसकी परीक्षा तिथि थी। सिलेक्शन पूरा गया, नियुक्ति यूपीसीएल ने पूरी की। जो यूपीसीएल की बात कर रहा हूं, यूजेबिनियल ने अपने चयतों को फायदा पहुंचाने के लिए, मैं अभी इसकी शुरुआत कर रहा हूं, अब देखना ये जो जेईई ये कहां पहुंच गए हैं। अपने चयतों को फायदा पहुंचाने के लिए
प्रक्रिया इन्होंने ऐसी करी कि अपने चैतों को फायदा पहुंचाया, जबकि यूजेबीनियल को यूपीसीएल से उन लोगों को लेने का अधिकार नहीं था और यूपीसीएल को यूजेबीनियल को देने के लिए उसका अधिकार नहीं था। वहां तक कि जो ठेकेदार थे, उन ठेकेदारों के अंडर में जो जेई वगैरह जो काम करते थे, उन लोगों को भी वहां पर चिपका दिया। अब जब इनसे आरटीआई के माध्यम से मांगा गया कि जो संविदा पे आप लोगों ने लगाए थे उनका नियमितीकरण कैसे हुआ, तो 2013 की नियमावली पकड़ा देते हैं। अब नियुक्तियां 2001, 2, 3 में हुई, या 2013 की जो नियमितीकरण वाली नियमावली वो पकड़ा रहे हैं, तो ये तो बात बनती नहीं है। अब समस्या ये है कि हमने तो देखा कि जब इन लोगों से हमने तमाम प्रकार की जो चीजें ली आरटीआई में, तो आरटीआई में देखा गया कि इन्होंने जब इनके नाम और वो मांगे गए, तो इन्होंने जो लास्ट वाला जो नंबर वाला जो पोजीशन है वहां पर कोरा पेज लगाकर उसको दबा दिया और सूचना हटा दी गई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब यूपीसीएल ने अपने चयनित अभ्यर्थियों को ले लिया और यूजेबीनियल को, जिन्होंने यूजेबीनियल जो गए यूजेबीनियल में, उनके अंक ना जाने कितने थे, क्या थे, कितना डिफरेंस था, इसलिए ये हटाएगी। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से एजे की भर्ती हुई, सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर आप तमाम पत्रकार बंधु हैं जो कहीं ना कहीं जिन्हें जानकारी है, किसी भी विभाग में, वो पीडब्ल्यूडी हो कोई भी हो, डायरेक्ट एक्शन की पोस्ट नहीं निकलती है, डायरेक्ट एक्शन की पोस्ट नहीं निकलती है। पर इन्होंने यूजेबीनियल ने 2005 में क्या किया, डायरेक्ट एक्शन की 2 पोस्टें निकाली, और एक्शन की पोस्ट निकालने के साथ साथ उसमें 8 लोगों ने आवेदन किया और उसमें साक्षात्कार के लिए 7 लोग उपस्थित हुए। जब उपस्थित हुए तो 2 लोगों को नियुक्त किया गया, और वो 2 लोग थे राजीव कुमार सावर्ण और सुजीत कुमार सिंह। इन 2 लोगों को एक्शन बनाया गया डायरेक्ट भर्ती के माध्यम से, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि एक्शन के पदों पर भर्ती हो सकती है। अब आप गंभीरता से इस बात को समझना, जो मैं आगे बोलने जा रहा हूं, इस कड़ी को जोड़ना, कि इस प्रक्रिया के दौरान जब एक्शन के पद पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार हो रहे थे, जब इनका चयन हो रहा था, उस दौरान बोर्ड ने प्रक्रिया पूरी की, उसके बाद फैसला लिया कि 7 अभ्यर्थियों में से 2 अभ्यर्थियों की नियुक्ति एक्शन के पद पर हुई है, ये बोर्ड ने फैसला लिया। और साक्षात्कार के समय, अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग मामला है, साक्षात्कार के समय आभास हुआ, बोर्ड को साक्षात्कार के समय आभास हुआ कि इनमें से भी 2 लोग एई के लिए उपयुक्त हैं। बोर्ड तय कर रहा है कि भाई एक्शन की पोस्ट थी, वैसे तो नहीं निकाल सकते थे, तुमने निकाल भी 2 एक्शन लगा लिए, पर उन 7 में से फिर बोर्ड तय कर रहा है कि यार साक्षात्कार के समय हमें ऐसा आभास हुआ कि इन 5 में से भी जो बाहर हुए, इन 5 में से भी 2 असिस्टेंट इंजीनियर बन सकते हैं, एई बन सकते हैं, तो उनको क्यों ना एई बनाया जाए। और वहां पर भी उन्हें 2 लोगों को फिर एक्शन की विज्ञापन पर एई बना दिया जाता है। उन 2 लोगों को जिन्हें एई बना दिया जाता है, इसमें राजीव कुमार सावर्ण को पहले एक्शन बनाया था और यहाँ दूसरा राजीव कुमार आ जाता है जिन्हें एई बना दिया जाता है, और एक दूसरा व्यक्ति मनमोहन बलोदी को नियुक्ति दी जाती है। इन दोनों को एक्शन के विज्ञापन के माध्यम से एई की नौकरी दी जाती है। अब मामला यहीं नहीं रुकता, बड़ा इंटरेस्टिंग, आप इसको जोड़ना और देखना। विज्ञापन एक्शन का था, नियुक्ति एई पर 2 लोगों को दे दी, कहने का मतलब है कि किसी दूसरी नियुक्ति को करना था। परंतु 29/8/2006 को सुनील कुमार जोशी किस माध्यम से पैराशूट कैंडिडेट मैं कहूंगा उसको, सीधे वहां पर आ जाता और उस पद पर बैठ जाते हैं। कोई विज्ञापन नहीं, कोई परीक्षा नहीं, कोई कुछ नहीं, और सुनील कुमार जोशी वहां पर बैठ जाते हैं। अब आज दुर्भाग्य इस बात का है, मैं इस संबंध में भी बात करने गया था क्योंकि उनके विभाग का मामला है। आज दुर्भाग्य यह है कि सुनील कुमार जोशी, जिनका मैं नाम पढ़ रहा हूं, और जो जिन्हें मैं कह रहा हूं कि पैराशूट जो कैंडिडेट हैं, जिनका ना कोई विज्ञापन निकला ना कोई, आज ये लखवाड़ 82 जैसी बड़ी परियोजनाओं में हजारों करोड़ के जो वो परियोजनाएं चल रही है, ये वहां पर उनके जीएम हैं, ये वहां पर हेड हैं। और मैं कहना चाहूंगा कि आज जो मैंने अभी एई की बोलो या जेई की बोलो, जो तब की नियुक्तियां थी,
आज उसमें से कम इस प्रदेश के अंदर 30 तो जीएम है, कम से कम 30 जीएम हैं जिनकी फर्जी नियुक्तियां हैं, अवैध नियुक्तियां हैं और एक्शन वगैरह की तो कोई गिनती नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई इस प्रदेश के अंदर जब से ये प्रदेश बना, ये खेल तो तब से चल रहा है, पर बात यह है कि जब ये खेल तब से चल रहा है, इतनी सरकारें आई, इतने मुख्यमंत्री आए, इतने विभाग के मंत्री आए और उनके संज्ञान में भी मामले आए, वो तो ठीक हुआ, ये मामला हुआ और हमें जनता के बीच में ये लाना ही था। मुझे 1 महीने पहले ये चीजें मिल गई थी। पर ऐसी क्या है कि मीनाक्षी सुंदरम जैसे आईएएस, जिन्हें कुछ मीडिया के साथी मृदुल भाषी कह रहे हैं, जिन्हें कुछ मीडिया के साथी बहुत ऐसा कह रहे हैं कि बहुत सीधे और सरल स्वभाव के हैं, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मृदुल भाषी होने से, सीधे और सरल स्वभाव होने से आपने जो यहाँ पर जो चीजें की, ये तो हुआ जो भी हुआ, ये चलो आप मान लो पहले की गलतियां हैं, पर अभी जीएम कौन है, क्या है आपके डिपार्टमेंट का, आपको पता रहना चाहिए। अगर अवैध नियुक्तियों वालों लोगों को ऐसे पदों पर बिठा गया, और मैं एक जीएम की बात नहीं कर रहा, 30 जीएम कम से कम है जो खुला लूट कर रहे हैं, जो जिनकी। अब मीनाक्षी सुंदरम ने क्या किया, वो सही बोल रहे थे जब उन्होंने कहा कि जब संदीप सिंघल का एक्सटेंशन हुआ तब आप नहीं आए, जब बलूनी का एक्सटेंशन हुआ तब आप नहीं आए। और ये मैं कहना चाहता हूं, मेरे तो संज्ञान में ये पहले नहीं था, पर हाँ, संदीप सिंघल जी को एमडी यूजेबीनियल बनाया गया, रिटायरमेंट के बाद 2 साल का सेवा विस्तार दिया गया। ये कौन सा नियम है, मैं यही उनसे पूछने वाला था अनिल कुमार यादव के संबंध में। सुरेंद्र चंद बलूनी डायरेक्टर प्रोजेक्ट बनाया गया यूजेबीनियल में, रिटायरमेंट के 2 साल का सेवा विस्तार दिया गया रिटायरमेंट के बाद। ये कौन सा खेल चल रहा है। और यहाँ की अनिल कुमार यादव, जिसका जो प्रकरण था, जो मामला था, उन्हें एमडी यूपीसीएल बना दिया गया। और यहां तक कि देखिए, विश्वसनीय सूत्रों से यह ज्ञात हुआ है कि बहुत मोटी डील हुई है। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूंगा, अगर 30 करोड़ की डील हुई होगी तो 30 करोड़ उसने तो दिए, उसे क्या फर्क पड़ता है जिसकी 200 करोड़ संपत्ति होगी, पर वो 300 करोड़ लेगा भी तो। अब उनके घर में पेड़ तो नहीं लगे हुए पैसों के कि झाड़ेंगे और दे देंगे, वो पैसा हमारे में से जाएगा, इस जनता का पैसा जाएगा। उसके बाद जो नई परिपाटियां इन्होंने शुरू कर दी है, नई परिपाटियों में देख लो कि जो जीएम है यूजेबीनियल के, उन्हें यमुना बैली जो बुदियाल जी हैं, उन्हें डायरेक्टर पिटकुल भी बना दिया। ये खेल कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि ले दे के चल रहा है। और एक खेल स्पेशली ऐसे आईएएस अधिकारियों को उनका चार्ज देकर, जो इनकी सुन सके, जो इनके कहने पर चल सके, ऐसे लोगों को ऐसे विभागों का चार्ज दिया जा रहा है। अब मैंने सुना कि शहरी विकास के एक डायरेक्टर हैं और उनको कहीं ना कहीं यूजेबीनियल में डायरेक्टर ऑपरेशन बना दिया। तो ये खेल क्या चल रहा है, मेरे समझ नहीं आ रहा। हमने डेपुटेशन सुना था, प्रतिनियुक्ति पर भेजते थे, पर इस प्रकार के खेल दूसरे विभाग से बिना प्रतिनियुक्ति पे दूसरे जगह जाकर उनके डायरेक्टर बना दिए। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं कि जो एक शब्द मैं कहता हूं कि वसूली एजेंट। अगर आप ज्यादा लोगों को वसूली एजेंट बनाओगे तो ज्यादा दिक्कतें आएंगी, ज्यादा मत्थापच्ची करनी पड़ेगी। पर आपने चुनिंदा लोग अगर चुने हैं और उन चुनिंदा लोगों में से आप ऊर्जा विभाग से भी वसूली करवा रहे हो, आप दूसरे विभाग से भी वसूली करा रहे हो, आप पीडब्ल्यूडी से भी वसूली करवा रहे हो, पीएमजीएसवाई से वसूली करा रहे हो, अगर चुनिंदा लोग हैं तो आपका काम आसानी से वो कर देंगे। ये सारी जो चीजें हैं, कितनी गजब है कि एक्शन के लिए पोस्ट निकल रही है, एक ही नियुक्ति हो रही, उसके बाद एक छोड़ के चला जा रहा, दूसरा पता नहीं बिना विज्ञापन के कहाँ आ जा रहा, और फिर जीएम जैसे पद पर बैठकर हजारों करोड़ों के प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं। ऐसा एक नहीं, कई मामले हैं और उसके सारे डॉक्यूमेंट, ये सारी चीजें हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इस परिपाटी के माध्यम से उत्तराखंड में नौकरी दी जानी है, मुझे मेरे युवा साथी, बेरोजगार साथी ये प्रश्न करते हैं कि अगर इस परिपाटी से नौकरियां मिलती तो हमें क्यों नहीं मिल रही। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा, हमने तो प्रधानमंत्री जी के लिए भी ये लेटर बनाया है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए लेटर है, ये भी जाएगा, ये उत्तराखंड बेरोजगार संघ की तरफ से जाएगा। परंतु मुझसे जो मेरे युवाओं ने, मेरे बेरोजगार नौजवानों जो सवाल किया कि भाई साहब जब ऐसा चल रहा तो हमें ऐसी नौकरी क्यों नहीं मिलती, तो मैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा, इस प्रकार के जो नौकरियां दी गई है ये संज्ञान में आपके डाल दिया है और ये सारी चीजें भी आप तक पहुंचा दी जाएगी। और मैं निवेदन करना चाहता हूं धामी जी से, अगर ऐसी ही नौकरियां मिलती है, अगर ऐसे ही एक्सटेंशन मिलते हैं, तो हमारे उन लाखों युवा साथियों को भी इसी माध्यम से नौकरी दी जाए।
और मैं उन लाखों युवाओं को भी कहना चाहता हूं कि अगर आप लोग इस आवाज को और ऊंचा करना चाहते हो, इस आवाज को और आगे बढ़ाना चाहते हो, इस मामले को और आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपका नैतिक कर्तव्य है कि आप मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी को एक लेटर लिखें कि जिस माध्यम से इन लोगों को ये नौकरियां दी गई है उसी नियमावली के तहत हमें भी ये नौकरियां दी जाएं और उसकी प्रतिलिपि प्रधानमंत्री जी को भेजें। इसमें सीबीआई से कम जांच हम नहीं मानेंगे। या तो प्रदेश के लाखों नौजवानों को इसी माध्यम से नौकरी दी जाए जैसे इन्हें दी गई है, नहीं तो इन सब की संपत्ति की जांच करके जो अवैध तरीके से नौकरियां लगे थे, जिन्होंने आज अरबों खरबों रुपए कमा लिया है, इनके संपत्तियों की जांच होनी चाहिए और किन अधिकारियों के द्वारा, किन नेताओं के द्वारा संरक्षण दिया गया उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं यही कहना चाहता हूं, उत्तराखंड के ऊर्जा निगम के जो तीनों विभाग हैं, इनमें मानव संसाधन, इसमें यूजेबीनेल के मानव संसाधन की सीबीआई जांच कर भ्रष्ट अधिकारियों की जांच कर इन्हें नियुक्ति एवं संरक्षण देने पर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और ये ऐसा मामला है जो बहुत गंभीर मामला था। मैं इस संबंध में भी उनसे वार्ता करने गया था, पर वो इससे चूक गए, क्योंकि उन्होंने जो वहां पर चीजें कही, जो बोली, जहां पर जो थोड़ा बहुत फिर मामला जो थोड़ा अलग प्रकार का हुआ, तो मैं समझता कि हम तो पहले उन्हें ये देने वाले थे कि आपके विभाग में इस प्रकार की चीजें कि आप कार्रवाई करेंगे, पर शायद ऊपर वाले ने ये सोचा होगा कि नहीं, ये जनता के बीच ही जाना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहता हूं अपने युवा साथियों से, आप सभी लोग एप्लीकेशन लिखें और इस माध्यम से नौकरी देने के लिए आप निवेदन करें। और दूसरी बात यह है कि सरकार अगर करती है, सरकार को अल्टीमेटम ये है, और अभी पत्राचार भी होगा, सरकार के सचिवालय शासन प्रशासन तक ये बात पहुंचा दी जाएगी विद एविडेंस। सरकार अगर कार्रवाई नहीं करती है तो कुछ दिनों बाद फिर ये मामला माननीय न्यायालय की तरफ जाएगा और फिर न्यायालय जो करेगा वही सारी चीजें होंगी। और यही हमारा मकसद था कि ये ऐसा मामला है कि जहां पर अवैध रूप से नियुक्त अधिकारी कहीं ना कहीं हमारे उन ईमानदार अधिकारियों का शोषण कर रहे हैं जो ईमानदारी से पढ़ लिख कर मेहनत करके जो विभागों में गए हैं। धन्यवाद। ऐसा हुआ क्या था कि आप लोग आवेश में आ गए थे या अधिकारी जो आईएएस अधिकारी वो आवेश में आ गए, तो वहाँ हुआ क्या था? वहाँ की कुछ तस्वीर अगर बताना चाहें। नहीं, देखिए, वहाँ कुछ नहीं हुआ। उस संबंध में तो हमने बयान भी दर्ज करवा दिए हैं। हमें जो नोटिस तामील किया गया था उस संबंध में हमने बयान भी दर्ज करा दिए गए हैं। पर वहाँ पर हुआ ये था कि हम तो, मैंने कहा कि एमडी यूपीसीएल की जो सेवा विस्तार दिया गया उस संबंध में हम गए थे। हमने कहा कि आपके कार्यालय में एक माह पूर्व हमने एक पूरी फाइल एविडेंस सहित दी थी और आपसे आग्रह किया था कि इस पर कार्रवाई करिए और इस सेवा विस्तार को रोक दीजिए जिसकी फाइल चली हुई है। उनका कहना था कि मुझे तो पता ही नहीं है, मैंने अभी फाइल ही नहीं देखी। अब गजब देखिए कि आप इतना बड़ा विभाग संभाल रहे हो, आप इस सचिवालय के अंदर सबसे वरिष्ठतम आईएएसओ में से है और आपको पता ही नहीं है कि आपके कार्यालय में एक फाइल जो गंभीर मामले जिसमें है वो आपको दिखी नहीं। ये तो खैर उनको एक भाना था कि नहीं है। उन्होंने फाइल, हमने जब फाइल को ट्रेस किया कुछ दिन पूर्व में फिर गया था तो फाइल वहां से नीचे सेक्शनों में पहुंची हुई थी और सेक्शनों से वापस उस फाइल को आना था। पर मुझे लगता है कि इन्होंने जानबूझकर नज़रअंदाज इस चीज़ को किया और इन्होंने कहा कि मुझे कोई इसमें वो नहीं है और मैं दिखवा लूँगा बाद में। मैंने कहा जब दिखवा लोगे तो ऐसा करो, किस नियमावली के तहत आपने सेवा विस्तार दिया है आप मुझे बता दीजिए और उसकी जो आदेश की कॉपी आप दे दीजिए। अभी 2 बार मुख्य सचिव का सेवा विस्तार हुआ है। सेवा विस्तार होने के साथ उसी रात को वो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, वो आदेश की कॉपी मीडिया में चल जाती है। तमाम आपके उत्तराखंड डीआईपीआर का जो आपका प्रचार प्रसार करने का जो एक माध्यम है उस पर चल जाती है। तो आपको इस आदेश देने में क्या हर्ज है? वो अभी सवाल ये उठा कि मीनाक्षी सुंदरम ने आपने बहुत गंभीर आरोप लगाया कि आपने उन्हें सूद उठाया है उनके केबिन में जाके, आप इसमें क्या कहेंगे? देखिए, आपने शायद एफआईआर को सही से नहीं पढ़ा है। अगर एफआईआर में सूद का जूते उठाने का जिक्र है तो मैं समझता हूँ उठाया होगा, और अगर जिक्र ही नहीं है तो क्यों आप मीडिया के बंधु क्यों इसको फिर तूल दे रहे हैं? और उनसे खुद बात की है जी। जब मैंने इसको देखा कि इस बात पे मैंने उनसे बात, उनका 43 मिनट मेरी उनसे बात हुई कि आपने बॉबी के साथ ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि सती जी उसने मुझे सूद उठाया है और ये गंभीर आरोप है कि इकाई नहीं। देखिए, मैं कह रहा हूँ आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। अगर इतना गंभीर आरोप था तो वो एफआईआर में लिखते कि सूद उठाया है और सूद से मारा है या तमाम चीजें जो भी हुई होगी। मैंने अपने बयान दर्ज करा दिए हैं। और अगर ऐसा है तो वो लिखते। और उन्होंने तो 3 दिन में 3 स्टेटमेंट बदल दिए। पहले कहा कि ठेके को लेकर दबाव बना रहे थे, दूसरे दिन कहा कि नहीं कागज मांग रहे थे,
तीसरे दिन कुछ और कहा। तो एक वरिष्ठ आईएएस इतने बार अपने स्टेटमेंट बदलें तो मैं समझता हूं कि वो तो फिर जी बॉबी जी, वसूली के कितने एजेंट टोटल अब तक है आपके हिसाब से? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जिन्हें नियम विरुद्ध जाकर नियुक्तियां दी जा रही है, नियम विरुद्ध जाकर पदों पर बिठाया जा रहा है, वो सारे वसूली एजेंट हैं। कितने? और आप देखो देखो गिनती तो करनी पड़ेगी और हम आपको बता देंगे गिनती करके जितने। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये परिपाटी समाप्त होनी चाहिए। इससे जो ईमानदार और योग्य अधिकारी पीछे हैं उनका भी हक मारा जाता है और नौजवान जो बेरोजगारी की लाइन में खड़े हैं उनका भी हक मारा जाता है। आज की डेट में आपके जिला में कितने परसेंट में वसूली एजेंट हैं? देखिए, लगभग मुझे लगता है कि दर्जनों तो है, कई दर्जनों वसूली एजेंट है। अब स्पष्ट रूप से मैं आपको ऐसा आंकड़ा नहीं दे सकता कि इतने हैं। ये एजेंट किसके लिए वसूली कर रहे हैं? आईएएस के लिए कर रहे हैं, मंत्रियों के लिए कर रहे हैं, सीएम के लिए कर रहे हैं? देखिए, साफ तौर पर कुछ एजेंट मंत्रियों के बिठाए हुए हैं, साफ तौर पर कुछ एजेंट मुख्यमंत्री के बिठाए हुए हैं और वो वसूली कर रहे हैं और उसी से सरकार चल रही है, उसी से उनका पद चल रहा है। अभी मेरा सवाल है कि जो भी घटनाक्रम हुआ है इसमें जांच चल रही है और अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, आप पे आरोप लग गया है कि आपने मारपीट करी, धमकाया। आपको वहां से निकलने में, सचिवालय के बाहर निकलने में कितना समय लगा? आपको किसी ने रोका कि भाई जो भी घटनाक्रम हुआ है क्या सुरक्षा? देखिए, मुझे तो किसी ने रोका नहीं और मैं सचिवालय से बाहर आया। सचिवालय के सारे गेटों में सुरक्षा चाक चौबंद रहती है और मैं अब जब वो ये घटनाक्रम हुआ तो उसके बाद जब वो बाहर आए दूसरे दरवाजे से हम बाहर आ गए। मैंने कहा फाइल खोल के फिर देख लेना। मैंने गैलरी में भी कहा जब वो गैलरी में खड़े थे, किसी से फोन पे बात कर रहे थे, मैंने कहा भाई फाइल फिर से देख लेना और मैं अपना सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गया और बाहर आ गया। अब आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे पर मैं ये कह रहा हूं कि हमने पूर्व में भी अल्टीमेटम दिया है कि अगर कोई अधिकारी ठीक से अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा और भ्रष्टाचार जिस प्रकार से बढ़ रहा है और उस भ्रष्टाचार को बढ़ाने में और मदद करेगा, तो देखिए ट्रेलर था, मैं साफ तौर पर अभी कह रहा हूं ये ट्रेलर था। अगर किसी अधिकारी ने फिर से कोई इस प्रकार की, देखिए संगीन मामले हैं, गंभीर है मामले हैं, उन गंभीर मामलों पर भी जब तुम इस प्रकार से फैसले नहीं लोगे, आप कोई आदेश नहीं करोगे, तो मैं समझता हूं कि ये ट्रेलर था, फिल्म भी दिखाई जाएगी।